आज हमारा 12वीं क्लास का भूगोल का पेपर था, जिसका मेरे पास बी कोड उपलब्ध है। तो आज का पेपर सही मायने में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया पेपर था, आसान था। इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, केवल बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को ही जांचा गया था। तो इसमें जैसे अगर हम शुरू करते हैं, आज का जो इसका पहला क्वेश्चन है, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो जैसा कि आपको पता है कि शुष्क कृषि का मतलब यानी कि ऐसा एरिया होता है जहां पर बारिश बहुत कम रहती है। तो जैसे हमारा राजस्थान है, तो वहां उस हिसाब से अगर हम देखें तो जो इसका डी क्वेश्चन है, डी आंसर है इसका फर्स्ट का गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि की फसल नहीं है। क्यों? क्योंकि गन्ने की फसल को बहुत ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए। तो आपका पहले का डी जो कोड रहेगा वो सही रहेगा। नेक्स्ट आपका है ITDP। जैसा कि कक्षा में ये किया गया था, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आपका जो बी पार्ट है, समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम, वो आपका सही रहेगा। आगे हम चलते हैं तो तीसरा जो क्वेश्चन आता है, जलोढ़ मैदानों में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है। यानी कि जलोढ़ मैदान वो होते हैं जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बने होते हैं, यानी कि उसको हम बाढ़कृत मैदान भी कह सकते हैं। तो वहां ज्यादातर हिस्से पर खेती की जाती है। जो बस्तियां होती है वो गुंछित होती है, एक दूसरे के साथ साथ मकान बने होते हैं। तो तीसरे का आंसर रहेगा गुंछित। और चौथा जो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नाहवा सेवापत्तन किस राज्य में स्थित है। तो यह मुंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए बनाया गया था और ये महाराष्ट्र में है। तो चौथे क्वेश्चन का जो डी आंसर है वो सही रहेगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कि निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु इसको केवल वही बच्चा हल कर सका है जिसने इसको सही ढंग से पढ़ा है। जैसे वर्षा होती है, अम्ल वर्षा, तो उसमें बारिश के साथ जो वायुमंडल होता है उसमें कुछ अवांछित तत्व मिल जाते हैं, जिसके कारण जो वर्षा होती है वो अम्लीय हो जाती है। तो इसका जो मुख्य कारण रहेगा, इसका रहेगा वायु प्रदूषण। इसका पांचवें का बी आंसर सही रहेगा, वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है भूमि निम्नीकरण का कौन सा कारण नहीं है, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन का कौन सा फैक्टर नहीं है। तो इसमें क्या रहेगा आपका वन। छठे का वन क्या करता है, भूमि को निम्नीकरण नहीं करता, ये भूमि की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है, इसके जो कटाव को रोकता है। इसके लिए इसका छठे का आंसर रहेगा डी, वन। नेक्स्ट हम चलते हैं सातवां जो आपका क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995, यानी कि 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नवनियतिवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो नवनियतिवाद की एक नई विचारधारा थी, जिसको ऑस्ट्रेलियाई एक भूगोलवेता थे ग्रिफिथ टेलर, जिन्होंने यह संकल्पना प्रस्तुत की थी। जो 9वां क्वेश्चन है उसमें अभिकथन और कारण पर निर्भर है। तो अभिकथन क्या दिया गया है कि भारत में जल मार्ग यात्रियों और माल यातायात दोनों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बात सही है। इसका कारण यह ईंधन दक्ष और पारिस्थितिक अनुकूलन परिवहन का एक साधन है। तो ये दोनों जो अभिकथन है, कारण इसकी पुष्टि करता है, दोनों सही है। तो इसके 9वें का आपका ए पार्ट जो सही रहेगा, अभिकथन ए और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगर हम 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं तो यह भी अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है बस्तियां विभिन्न प्रकार की हो सकती है।
होती भी है। कारण क्या दिया गया, विभिन्न भौतिक कारक बस्तियों के विकास को प्रभावित करते हैं, ये बात भी सही है। तो 10वें का आपका सी आंसर सही रहेगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण आर अभिकथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट अगर हम चलते जाएंगे तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 11वां, गैरिसन नगर क्या है, इसके क्या कार्य होते हैं। यानी कि गैरिसन नगर सैनिकों से संबंधित होते हैं, जिनको हम छावनी नगर भी कहते हैं, जहां पर जो सैनिक है वो जब कोई युद्ध की स्थिति नहीं होती तो वहां रहते हैं और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो देश की रक्षा से संबंधित होता है। और अगर हम कहें तो गैरिसन नगरों का मुख्य कार्य है वो देश की रक्षा जरूरतों को पूरा करना होता है। तो इसको हम कैंटोनमेंट एरिया भी बोलते हैं, हिंदी में इसको हम छावनी नगर बोलते हैं। और इसका अथवा दिया गया था कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के मुख्य प्रकार बताइए। यानी कि ग्रामीण यानी कि जहां की प्राथमिक जो एक्टिविटी रहती है वो कृषि रहती है। तो इसमें हम अगर हम वर्गीकरण करते हैं ग्रामीण बस्तियों का, तो उसमें नंबर 1 सघन, नंबर 2 अर्ध सघन और नंबर 3 बिखरी हुई यानी कि स्कैटर्ड सेटलमेंट आता है। और इसी में अथवा दिया गया, यानी कि इसमें 3 क्वेश्चनों की चॉइस दी गई थी और उसमें से हमें एक करना था। तीनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है। तो अगला क्वेश्चन है अयोग्यता आधारित। इसमें आपसे पूछा गया है कि अपरंपरागत स्रोत, यानी कि अपरंपरागत स्रोत ऊर्जा के वो होते हैं जो हम बार बार उनका प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारा सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये मुख्य कारण है ऊर्जा स्रोतों के, जिसके कारण हम इनको बार बार प्रयोग कर सकते हैं और एक बार प्रयोग करने के बाद ये खत्म नहीं होते। तो भारत में अगर देखा जाए तो अगर हम राजस्थान का उदाहरण लेते हैं तो वहां क्या है कि जो खुली जमीन है वहां पर सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण वहां पर सोलर एनर्जी है वो प्रोड्यूस की जा रही है। और जो हमारा समुद्र के साथ लगता एरिया है वहां पर टाइडल एनर्जी के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। और जो हमारी जियोथर्मल एनर्जी है, धरती के अंदर से एनर्जी निकलती है, उससे को भी हम एक अपरंपरागत स्रोतों में ले सकते हैं। और हमारी विंड मिल है, पवन चक्की है, वो भी हमारा अपरंपरागत स्रोत रहते हैं, जिसके कारण भारत में इन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो इसमें इन्हीं अपरंपरागत स्रोतों का जिक्र करते हुए ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना था। नेक्स्ट रहता है पृष्ठ प्रदेश का क्या अर्थ है, यानी कि हिंटरलैंड। यानी कि एक ये ऐसा क्षेत्र होता है जो नदी या समुद्र के आसपास बसा होता है और इसका मुख्य काम क्या होता है, बंदरगाहों को सपोर्ट करना। यानी कि बंदरगाहों को सपोर्ट का मतलब है जहां से वो सामान भेजते हैं उनका स्टोर करते हैं, वो एरिया आ गया। और जहां दूसरे देशों से जो जहाज आते हैं उनका जो सामान है वो स्टोर करते हैं, भंडारण करते हैं। यानी कि एक ऐसा एरिया आ गया जो बंदरगाहों के लिए आयात व निर्यात के सामान को स्टोर करने के लिए काम आता है, वो पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। इसमें आपका अथवा दिया गया था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या अभिप्राय है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है कि एक सड़क की एक ऐसी श्रृंखला है जो भारत के चारों दिशाओं में बसे मुख्य नगरों को मिलाने का काम करती है। ये मुख्य नगर दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई है। और इन सड़कों का निर्माण, इस स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण इसलिए किया गया है कि ताकि यातायात तेज गति से चल सके, सुरक्षित हो सके और सामान है वो जल्दी से जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सके। तो नेक्स्ट आपका रहता है जनसंख्या घनत्व से क्या अभिप्राय है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इसमें अगर हम सही इसकी परिभाषा लिखने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि प्रति इकाई वर्ग क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। प्रति वर्ग इकाई में हम साधारणतः या बहुतायत प्रति वर्ग किलोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी देश की किसी जगह का जनसंख्या घनत्व निकालना चाहते हैं तो उसके लिए टोटल पॉपुलेशन को टोटल जो लैंड एरिया है उससे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी कि संपूर्ण जनसंख्या बटा में संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका जो आंसर आएगा उसको हम जनसंख्या घनत्व कहेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है मानव भूगोल के उपक्षेत्र, यानी कि सब एरियाज, सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें क्या है कि आर्थिक भूगोल आ गया, जनसंख्या भूगोल आ गया, सामाजिक भूगोल आ गया, ऐतिहासिक भूगोल आ गया। तो इस प्रकार इसके हम अलग अलग क्षेत्रों में मानव भूगोल को बांट सकते हैं। तो इसमें आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल लिख सकते हैं। जो आपका 15वां क्वेश्चन रहेगा, संभववाद क्या है? पॉसिबिलिज्म। पॉसिबल मीन संभावना, यानी कि इसमें क्या होता है कि प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है मनुष्य के लिए, और मनुष्य अपनी प्रतिभा से, उच्च तकनीकी ज्ञान से उन संभावनाओं का प्रयोग अपने हित के लिए करता है। यानी कि प्रकृति इसमें संभावना एक मौका देगी और मौके का प्रयोग मनुष्य अपनी बुद्धि से और तकनीकी ज्ञान से उसको अपने लाभ के लिए प्रयोग करेगा, उसको हम संभववाद कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहता है विश्व में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए देश। तो इसका अगर हम लिखेंगे तो इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, ये मुख्य 4 देश हैं जिनके अंदर चिकित्सा पर्यटन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा है भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं। विदेशी व्यापार का मतलब है कि भारत दूसरे देशों के साथ जो व्यापार करता है, आयात या निर्यात करता है, उसकी कुछ हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी थी। तो इसमें हमारा पहला रहेगा कि भारत मुख्यतः निर्यात किन किन चीजों का करता है। इसमें कच्चा तेल, रतन, औषधि, मसाले, चाय, कॉफी, ये पदार्थ है, इन पदार्थों का भारत निर्यात करता है। दूसरा क्या रहता है कि भारत पड़ोस के कुछ देशों से रबड़ खरीदता है कच्चा, और उसको फिर संशोधित करके दूसरे देशों को निर्यात करता है। नंबर तीसरा रहेगा कि भारत का लगभग 90% व्यापार समुद्र मार्ग के जरिए होता है। और जो चौथा इसका पार्ट रहेगा उसमें क्या है कि भारत का जो व्यापार है वो संतुलित नहीं है। संतुलित का मतलब है कि भारत में आयात ज्यादा होता है और निर्यात कम होता है। तो इस प्रकार भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं कि भारत किन किन चीजों का निर्यात करता है, पड़ोसी देशों से कुछ रॉ मटेरियल खरीदता है, उनको प्रोसेस करता है और फिर उनको दूसरे देशों में भेज देता है। और जो व्यापार है विदेशी व्यापार उसका 90% समुद्र के जरिए होता है और भारत का आयात निर्यात के मुकाबले ज्यादा है, जिससे भारत को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसी में अथवा दिया गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भारत के आर्थिक विकास में सड़कों की भूमिका का वर्णन करो, यानी कि इसमें सड़कों का महत्व बताना था। जिस प्रकार परिवहन के अनेक साधन हैं उसी प्रकार इसमें सड़कों का महत्व बताना था। तो इसके कुछ पॉइंट आप दे सकते थे कि सड़कों को हम किसी भी भौगोलिक स्थिति में बना सकते हैं, जैसे मैदान में भी बना सकते हैं, पहाड़ी जो एरिया है वहां भी इसको बना सकते हैं आसानी से। और देश के आर्थिक विकास व सामाजिक एकीकरण में सड़कों का बहुत योगदान रहता है। क्योंकि लगभग जो भारत की आर्थिक गतिविधियां हैं
जो सामान का परिवहन है वो सड़क के जरिए ही होता है। लोग भी आते जाते हैं और सामान का भी हम परिवहन करते हैं, तो जिससे क्या है कि हमारा जो आर्थिक विकास है वो होता है। और सड़क के जरिए हम दूर दराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जहां दूसरे परिवहन के साधन काम नहीं करते या बहुत महंगे पड़ते हैं। और सड़क परिवहन के जरिए ही हम हर तरह के सामान को किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिसके कारण हमारे रोजगार में वृद्धि होती है और देश का आर्थिक विकास होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहेगा, वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो, यानी कि मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। इट मीन क्या है कि जो हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसके मुख्य कारण क्या है। इसमें जैसे हम जानते हैं कि सबसे बड़ा कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जनसंख्या जब बढ़ेगी तो उसके लिए रहने के लिए जगह चाहिए, खेती के लिए जगह चाहिए, इंस्टीट्यूट बनाने के लिए जगह चाहिए, तो वनों को काटना पड़ेगा। वनों को काटेंगे, उसके बाद वो अपने रोजगार के लिए परिवहन का विकास करेंगे, तो परिवहन के साधन आ गए। नई नई वो चीजें बनाएंगे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो नए नए उद्योग लगाएंगे, तो उद्योगों के कारण हो गया, परिवहन के कारण हो गया, बढ़ती जनसंख्या हो गई। और आज हम क्या कर रहे हैं कि हर एक जगह पर हम रासायनिक पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला रासायनिक धुआं है, व्हीकलों से निकलने वाला धुआं है, या हम खेती के काम में अनेक प्रकार के जो केमिकल्स हैं वो यूज करते हैं। जब वो वायुमंडल में मिलते हैं, वायु में मिलते हैं, तो वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनते हैं। तो वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत हमारे कारखाने हो गए, बढ़ती जनसंख्या हो गई, हमारे यातायात के साधन हो गए, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो गया, और सबसे बड़ा हुआ वनों की कटाई। इसी में हमारा अथवा दिया गया था कि भारत में मलिन बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी कि मलिन बस्तियां, स्लम एरिया। स्लम एरियाज वो होते हैं जो सही तरीके से नहीं बसे होते हैं, उनके घर हैं वो कच्चे होते हैं, पक्के होते हैं, या अन्य पदार्थों से जैसे टीन से बना देते हैं, बांस से बना देते हैं, टायरों का प्रयोग कर लेते हैं, तो अव्यवस्थित होता है। तो यहाँ इसकी जो समस्याएं रहेगी उसमें सबसे बड़ा जो कारण रहेगा आर्थिक तनाव। आर्थिक तनाव का मतलब क्या है कि जब भी ये मलिन बस्तियां बनेंगी तो जनसंख्या लगभग ज्यादा बढ़ेगी, तो लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं होंगे, तो मकान का किराया बढ़ जाएगा, जिससे क्या होता है कि जो गरीब लोग हैं वहां पर आसानी से नहीं रह सकेंगे। जो दूसरा कारण है इसका वो सामाजिक तनाव होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्मों के होते हैं, तो उनमें लगभग सामाजिक तनाव भी रहता है। दूसरा आगे आता है स्वास्थ्य समस्याएं। उनका जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा कंजक्टेड होता है, न तो वहां सड़कें होती है वो पक्की होती है, सारी जो गंदगी होती है वो वहीं पड़ी रहती है, पूरी तरह सफाई नहीं होती, न ही उनको पीने के लिए पूरा पानी मिल पाता है, और वो भी साफ नहीं होता, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है और लोग कुपोषित हो जाते हैं। और जो तीसरा रहेगा अपराध। जो इन झुग्गी बस्तियों में जो लोग रहते हैं उसमें अपराधी किस्म के लोग अपना आश्रय है वो बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आसानी से नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पर नशीले पदार्थों की तस्करी है, मानव तस्करी है, या चोरी है, ये इस जैसे अपराध सबसे ज्यादा होते हैं। तो मलिन बस्तियों की समस्याओं में आर्थिक समस्याएं हो गई, सामाजिक हो गई, स्वास्थ्य की समस्याएं हो गई, और अपराध का बढ़ना हो गया। नेक्स्ट हमारा 19वां रहता है जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का विवेचन कीजिए। इसके बारे में हमने बार बार बात की थी कि इसकी 3 अवस्थाएं होती है जनांकीय संक्रमण की। इसमें जो पहली अवस्था रहती है उसमें क्या होता है कि जो हमारी जन्म दर है
और मृत्यु दर है दोनों ही बहुत ज्यादा रहती है। यानी कि बच्चे जन्म भी बहुत ज्यादा लेते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होती है तो उनकी मृत्यु भी बहुत ज्यादा होती है, और तरह तरह की महामारियां और भूखमरी से मृत्यु बहुत ज्यादा रहती है, जिनसे जनसंख्या वृद्धि है वो बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा जन्म लेंगे, ज्यादा मरेंगे तो जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होगी। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जन्म दर तो उतनी बनी रहती है परंतु स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो जाती है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होने लगती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है जनसंख्या वृद्धि आपको इसमें देखने को मिलती है। जो तीसरी अवस्था है इसमें क्या होता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में कमी आ जाती है। जब दोनों कम हो जाएगी तो जनसंख्या स्थिर हो जाएगी या इनमें बहुत मंद गति से वृद्धि होगी, और धीरे धीरे जनसंख्या के पास सुविधाएं बढ़ जाएगी तो वह नगरीय और शिक्षित हो जाती है और अपनी नई नई टेक्निकों का प्रयोग कर लेती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ जाती है, जिससे उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ जाती है। यानी कि उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो अपना जीवन होता है उनका, वो लाइफ स्पेन है वो ज्यादा रहता है। तो ये तीन अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ज्यादा होती है, दूसरे में जन्म दर ज्यादा रहती है, मृत्यु दर कम रहती है स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, और तीसरी अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, जिनसे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उनकी वृद्धि है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट हमारा रहता है रोपण कृषि की विशेषताएं। रोपण कृषि की कुछ विशेषताएं हैं कि इसमें क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल को बीजा जाता है। नंबर 2, इस प्रकार की खेती केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ही की जाती है, व्यापार के लिए ही की जाती है। नंबर 3, इस प्रकार की खेती के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। नंबर 4, इस प्रकार की खेती में बहुत ही उच्च तकनीकी वाली मशीनें चाहिए और उच्च प्रशिक्षित लोग चाहिए, और हाई यील्ड देने वाले बीज चाहिए जो ज्यादा उत्पादन देते हो, और इसमें रासायनिक पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तकनीकी का स्तर है वो बहुत ज्यादा रहता है। नेक्स्ट, इसमें जो प्लांट है वो एक बार कर देते हैं और लगातार कई साल तक उसका उत्पादन लेते हैं, और इनके साथ ही इस प्रकार की कृषि में साथ ही इनके प्रोसेसिंग प्लांट लगे होते हैं, जिसको वो प्राथमिक उत्पाद को सेकेंडरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बाजारों में भेज देते हैं। इसमें चाय, कॉफी, कहवा, रबड़ इस प्रकार की खेती के उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके उपाय सुझाइए। यानी कि जल संरक्षण का मतलब है कि जल को हम किस प्रकार सोच समझ के प्रयोग कर सकते हैं कि हमारी भी जरूरत पूरी हो जाए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये उपलब्ध रहे और इसका पुनर्भरण भी होता रहे। इसको हम जल संरक्षण कहते हैं। तो ये अगर हम जल संरक्षण नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को पृथ्वी पर जल उपलब्ध नहीं होगा, जिससे मानव जाति का और जो पेड़ पौधे हैं, जानवर है, उन सभी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इसके उपाय हम क्या कर सकते हैं कि जल लंबे समय तक पृथ्वी पर उपलब्ध रहे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जल का सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना ही प्रयोग करना चाहिए। जल को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वर्षा जल को संचय करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर उसका हम प्रयोग कर सकें। और जो हमारा वेस्ट वाटर रहता है, नालियों में बहता रहता है, उसके लिए ऐसी तकनीक हो कि उसको हम शुद्ध करके किसी अन्य कामों में प्रयोग कर सके। और जो लास्ट में रहता है कि हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए कि जो हमारा भूमि जल है वो लगातार रिचार्ज होता रहे, ताकि हमें जरूरत पड़ने पर भूमि जल की उपलब्धता हो सके। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, भारत के भाषा परिवारों के भौगोलिक वितरण का वर्णन कीजिए। यानी कि भारत में जो भाषा परिवार हैं
वो भारत के किन किन राज्यों में रहते हैं, कहां कहां रहते हैं, इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका विवरण ये है। तो जैसे इसमें भाषा परिवार पहला दे दिया, ऑस्ट्रिक यानी 7 जो 1.38% है। वो हमारे कहाँ मिलेंगे, मेघालय, निकोबार, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। इसमें आगे 20% द्रविड़ लोग हैं। द्रविड़ का मतलब इसको हम साउथ इंडिया भी बोल सकते हैं। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र, मध्य, उड़ीसा, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट हमारा होता है चीनी तिब्बती किरात, यानी कि 0.85% है, यानी कि 1% से भी कम है। तो जो ये एरिया है ये हमारा तिब्बत के साथ लगता हुआ एरिया है, जहां पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय शामिल है। और फिर सबसे ज्यादा जो बहुतायत है वो है भारत यूरोपीय यानी कि आर्य, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन का 73% है। जो हमें कहाँ मिलेंगे, भारत से बाहर भी मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में भी मिलेंगे। और इसमें लगभग जो हमारा उत्तर भारत है वो कवर हो जाता है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। इसमें आगे इसका जाति के हिसाब से वर्णन किया गया है। जो प्रश्न में पूछा गया है इसमें यह बताना है कि ये जो भाषा परिवार है, इन भाषाओं के जो बोलने वाले लोग हैं वो भारत के किन किन राज्यों में रहते हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, आर्य। और इसके जो सबसे ज्यादा जो लोग रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, हमारे उत्तर भारत में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले सुझाव सुझाइए। जैसा कि हम जानते हैं इंदिरा गांधी नहर ये राजस्थान की जीवन रेखा मानी जाती है। और सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि सतत पोषणीय विकास का मतलब है ऐसी अवस्था जिसमें हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन है प्राकृतिक, उनका अगर हम पूरी तरह से सोच समझकर प्रयोग करते रहें, बुद्धिमानी से जितनी जरूरत है उतना प्रयोग करते रहें और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो उपलब्ध रहे, इसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो अगर जो हमारी नहर रहती है इंदिरा गांधी नहर, उसको अगर हम सतत पोषणीय विकास के नजरिए से देखेंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जल प्रबंधन नीतियों का कड़ाई से पालन किया जाए, यानी कि जहां जितनी जरूरत है, जिस काम के लिए जरूरत है उतना ही प्रयोग किया जाए, इसको व्यर्थ ना बहाया जाए। दूसरा, जल गहन फसलों की बिजाई न की जाए, यानी कि ऐसी फसलों की बिजाई को टाला जाए जिसमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फिर नेक्स्ट रहेगा जल भराव, यानी कि जो नहर के साथ का एरिया है वहां पर नहर कच्ची होने के कारण, यानी कि पानी का रिसाव होने के कारण ग्राउंड लेवल से पानी क्या आ जाता है, जमीन पर आ जाता है, जिसके कारण वो भूमि लवणीय हो जाती है और वहां पर कोई फसल पैदा नहीं हो पाती। तो ऐसी जो जमीन है जल भराव वाली या जो लवणीय है, वहां जो जमीन है उसका हमें पुनरुद्धार करना है, यानी कि ऐसी तकनीक, ऐसे तरीके प्रयोग करने हैं ताकि हम उस जमीन का भी सदुपयोग कर सके। और इससे जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वन लगाए जाए। अगर हम वन लगाते हैं तो क्या है कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और पानी की जरूरतों की भी पूर्ति हो सकेगी। इसी में अथवा दिया गया था भारत के पेट्रोलियम संसाधन, यानी कि भारत में पेट्रोलियम जो संसाधन है वो कहां कहां उपलब्ध है। पेट्रोलियम क्या है, एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी कि इसका अगर हम एक सिंगल टाइम यूज कर लेते हैं तो वो हमारे दोबारा यूज के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। तो जैसा हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम है वो टर्शियरी काल की जो अवसादी सेलें होती है उनमें मिलता है और इस प्रकार की सेलें भारत के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है, जिसमें से अलग अलग एरिया हैं। जो सबसे पहला एरिया है वह असम,
असम में ही हमारी सबसे पहले तेल रिफाइनरी लगी थी डिगबोई में, और असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है उसका जो एरिया है उसमें हमें पेट्रोलियम मिलता है, जिसमें डिगबोई और नाहरकटिया प्रमुख है। दूसरा जो हमारा क्षेत्र रहता है गुजरात, गुजरात में अंकलेश्वर, कलोल, महसाना, नवागांव और कोसांबा। और जो तीसरा रहता है पूर्वी तट पर, यानी कि हमारा जो ईस्टर्न एरिया रहता है, वहां पर कृष्णा, गोदावरी व कावेरी जो नदी है उनके जो बेसिन है वहां पर हमें पेट्रोलियम पाया जाता है। तो इसमें हम असम, गुजरात और पूर्वी तट पर कृष्णा, गोदावरी और कावेरी के बेसिन एरिया को शामिल कर सकते हैं। इसी में एक चॉइस और थी, यानी कि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए गए थे और उसमें से आपको केवल एक का ही उत्तर देना था। जो नेक्स्ट चॉइस है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि उसमें बच्चे को सोच समझ के अपने हिसाब से आंसर करना है। तो इसमें किसानों की दशाओं के और हमारी कृषि के बारे में बातें की गई है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है कि किसानों की ऐसी दशाओं के लिए कौन जिम्मेवार है, कि हमारा जो किसान है वो अभी तक पिछड़ा हुआ है, हमारी खेती है वो पिछड़ी हुई है, उसके लिए हमारी कौन कौन सी बातें जिम्मेवार है। तो इसमें हमें भारतीय कृषि की समस्याएं लिखनी थी। तो इसमें भारतीय कृषि की समस्याएं कौन कौन सी है? छोटी जोत, यानी कि जो हमारे जो खेत हैं उनका जो एरिया है वो छोटा है, जमीन हर के पास बहुत कम है, 2 या 3 एकड़ के ही लोग ज्यादा है। धन की कमी, अगर एरिया कम है तो उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम होगा तो सभी कामों के लिए धन की कमी बनी रहेगी। चौथा है अशिक्षा, यानी कि भारत का किसान है वो अशिक्षित है, वो खेती को भी सही ढंग से नहीं कर सकता, उसको टेक्निक का पूरा ज्ञान नहीं है, न उसको रासायनिक पदार्थों का ज्ञान है कि कौन सी फसल पर किस समय कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, कौन सी खाद डालनी है, कितनी मात्रा में डालना है। और फिर चौथा रहेगा सही बीज का प्रबंध न होना है, उपलब्ध न होना, यानी कि किसान को जरूरत के समय सही चीजें नहीं मिल पाती। और नेक्स्ट रहेगा तकनीक की कमी, जो भारतीय कृषि है उसमें तकनीक का अभाव है, नई तकनीकों का प्रयोग भारतीय किसान चाहते हुए भी आर्थिक तंगी के कारण नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है किसानों का प्रशिक्षण, यानी कि किसानों की ट्रेनिंग दी जाए कि आप खेती को किस तरीके से करो कि ज्यादा से ज्यादा वो फ्रूटफुल हो सके। किसानों को बीज खरीदने के लिए, खाद के लिए, नई नई मशीनरी खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाए, समय समय पर उनको सस्ती दरों पर लोन उपलब्ध करवाए जाए, और किसान को खेती को बढ़ावा देने के लिए जो बढ़िया बीज है वो सही समय पर और कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाए। और जो बिखरे उसके क्षेत्र हैं, खेत हैं, उन सभी को एक जगह दिया जाए, यानी कि एक किसान के पास जो जमीन है वो बिखरी हुई है, कोई उत्तर दिशा में है, कोई दक्षिण दिशा में है, यानी कि उसका जो टोटल एरिया है वो उसको एक जगह दिया जाए ताकि वो आसानी से खेती कर सके। तो इसका ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा 24th रहेगा मानव विकास के 4 स्तंभ, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहला है समता, इक्वलिटी, कि हम किसी के साथ भी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, रंग के आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता का मतलब है कि जो भी हमारी पीढ़ी है, चाहे आज चल रही है या आने वाली है, उसको अपने आप को डेवलप करने के लिए समान अवसर मिले, जिसके कारण वो अपना पूर्ण विकास कर सके। तो नंबर 1 समता, नंबर 2 सतत पोषणीयता, नंबर 3 उत्पादकता। उत्पादकता का मतलब है कि लोगों में ऐसे कैपेबिलिटी हो, इतना सक्षम बना दिया जाए कि वो समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, जिससे समाज का विकास हो और उसका खुद का भी विकास हो। और नंबर 4 रहता है सशक्तिकरण।
सशक्तिकरण का मतलब है कि मानव के पास कोई भी काम करने के विकल्प हैं, चॉइसेज है, उन विकल्पों में से वो अपने सही विकल्प का प्रयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा समाज को फायदे पहुंचाने वाला काम कर सके, जिससे क्या होगा कि सारे मानव जाति का विकास हो सकेगा। तो इसमें नंबर 1 समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण रहेगा। नेक्स्ट है विश्व में जनसंख्या के वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जैसा कि हम जानते हैं, मनुष्य अगर कहीं पर रहता है तो वो कुछ चीजें ऐसी होती है जो होनी वान जरूरी है। भारत में सभी जगह लोगों की जनसंख्या एक जैसी नहीं है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, तो उसके अनेक भौतिक या मानवीय कारण रहते हैं। तो भौतिक कारणों में उसकी स्थलाकृति रहेगी कि जमीन कैसी है, समतल है, उबड़ खाबड़ है, पहाड़ी एरिया है, घाटी है, ये इसको प्रभावित करेगा। नंबर 2 जलवायु, तापमान, वर्षा और मिट्टी का प्रकार, ये हमारे भौतिक कारण रहेंगे जो विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। और जो मानवीय कारणों में रहेगा, सबसे पहला रोजगार, क्योंकि जहां रोजगार के अवसर होंगे वहां पर लोग ज्यादा जाएंगे। जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है तो इसका कारण मुख्यतः रोजगार है। नंबर 2 रहेगा अच्छी शिक्षा व्यवस्था, नंबर 3 अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, और नंबर 4 रहेगा यातायात व संचार की सुविधा, और नंबर 5 रहेगा अच्छा सामाजिक वातावरण, यानी कि ऐसा एरिया जहां पर सभी लोग आपस में मिलकर रहते हो। जो 25वां क्वेश्चन रहेगा स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या है कि एक मानव निर्मित नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और इसका नियंत्रण है वो किसके पास है? मिस्र देश के पास है। और यह नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करती है, और विश्व में सबसे ज्यादा शिपिंग लोड, यानी कि जो सामान का जल मार्ग के जरिए परिवहन होता है वो सबसे ज्यादा स्वेज नहर के जरिए ही होता है। और इस नहर में कोई लॉक सिस्टम नहीं है, और 1859 यानी कि 1859 में इसको बनाना शुरू हुआ था, और इसको बनाने में लगभग 10 साल लगे थे, जिसके बाद इसको शुरू किया गया था। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होते हैं? पत्तन का मीन पोर्ट, यानी कि बंदरगाह, क्योंकि जब भी हम व्यापार करते हैं किसी दूसरे देश के साथ, तो उसका जो ज्यादातर हिस्सा होता है व्यापार का, वो समुद्री मार्ग के जरिए होता है। और समुद्री मार्ग के जरिए जब व्यापार होता है तो उसको जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसमें हम शिप का यूज करते हैं, जहाज का प्रयोग करते हैं, जिसको रुकने के लिए, सामान को चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए स्थान चाहिए, जिसको पोर्ट बोला जाता है। तो अगर पत्तन ही नहीं होंगे तो जहाजों के लिए रुकने का स्थान नहीं होगा, रुकने का स्थान नहीं होगा तो उसमें लोडिंग और अनलोडिंग की समस्या रहेगी, जिससे व्यापार प्रभावित होता है। और फिर आता है पत्तनों का वर्गीकरण अवस्थिति के आधार पर, यानी कि लोकेशन के आधार पर। लोकेशन के आधार पर पत्तन है 2 प्रकार के हैं, समुद्री पत्तन और आंतरिक पत्तन। यानी कि समुद्री पत्तन का मुख्यतः हम कहेंगे, यानी कि ये ऐसे एरिया हैं, ऐसे पोर्ट हैं जो समुद्र के किनारे हैं। आंतरिक पत्तन में कोई भी देश की भौगोलिक सीमा है, उसके अंतर्गत नदियां हैं, झीलें हैं, उनके जरिए जो व्यापार होता है, उनके जहाज जहां पर ठहरते हैं उनको हम आंतरिक पत्तन कहते हैं, यानी कि उनको हम अंतर्देशीय और बाह्य पत्तन भी कह सकते हैं। इसके बाद जो आपका मैप का रहता था, मैप का बहुत ही आसान पूछा गया था, जिसको उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों ने आसानी से कर लिया होगा। तो सभी बच्चे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखेंगे और अपना असेस करेंगे कि मेरे कितने परसेंटेज मार्क्स आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का जो पेपर है वो अच्छा रहा। आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।